गृह मंत्री अमित शाह पूरे बिहार को साधने निकल पड़े हैं। आज उन्होंने पटना में नीतीश कुमार से पहले मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में तकरीबन 30 मिनट तक बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई है। नीतीश कुमार ने जहां दौरा किया है वहां के फीडबैक को लेकर के चर्चा हुई। अब इसके साथ ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी की यात्रा को लेकर के भी बातचीत हुई है। इस बैठक में नीतीश के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल मौजूद रहे। इन क्षेत्रीय सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने उतर चुके अमित शाह बिहार के डेहरी और बेगूसराय की धरती से शंखनाद करते नजर आए। इस शंखनाद ने विपक्ष के सामने कई सारी चुनौतियां अब खड़ी कर दी। बीजेपी एक एक करके पूरे बिहार में क्षेत्रीय सम्मेलन का विपक्ष को मात देने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। रोहतास में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ उन्हें जीत का मंत्र दिया, विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी कमर को कस रही है, साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी एकजुट करने की कोशिश इस समय बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, सबसे पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फिक्स करना, दूसरी चीज रणनीति ग्राउंड पर जाकर बनाना। सीएम फेस को लेकर के बीजेपी बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो वहीं तो सीएम होने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इस समय जिस तरीके से कांग्रेस और अब तेजस्वी यादव भी जो है वो अपनी तरफ से यात्रा निकाल रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि लोगों को समेटना और अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करना ये ना केवल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है बल्कि आरजेडी के लिए भी और खास तौर पर बीजेपी के लिए बिहार में। आपने करंट बिहार की पूरी पॉलिटिक्स पर जो पहला सवाल है पूछ लिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं पहले बता दूं, जब अमित शाह किसी काम की जिम्मेदारी, और ऐसा नहीं है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 2020 में भी जब चुनाव हुए थे तब भी अमित शाह ने इसको अपने हाथ में लिया था और भूपेंद्र यादव जो उनके सबसे करीबी हैं, वो तमाम जो धर्मेंद्र प्रधान, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको संगठन समझ आती है, वो इसमें जिम्मेदार थे। अभी भी अमित शाह देखिए कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज के साथ पहुंचे हैं, ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से बिहार चुनाव बीजेपी ले रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस लोकेशन पर गए हैं, मगध और शाहाबाद, यहाँ पर एनडीए चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कितनी विधानसभा सीटें हैं मगध और शाहाबाद में? वो है 73।
शाहबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी सिर्फ 4 पर है, आरजेडी 10 पर है, जेडीयू 1 पर, कांग्रेस 4 पर और अदर्स 3। तो अब इस रणनीति को समझिए। पहला, अमित शाह का पूरे रणनीति को और स्ट्रैटेजी को कमान मिले। दूसरी बात है कि वहां पर कार्यकर्ताओं को जाकर ये कहना कि किस तरीके से आप मालिक हैं, ये बात बार बार कहना कि आप मालिक हैं। और मालिक के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी स्टेप बाय स्टेप चलती है। बिहार चुनाव में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को उनको मोटिवेट करना था, मोबिलाइज करना था, और कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मालिक हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें बूथ का जो लीडर होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। और अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि मैं भी एक बार बूथ लीडर रह चुका हूं, मैं भी बूथ मैनेजर रह चुका हूं, और उसके बाद आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। दूसरी बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आपको जाकर जनता को क्या बताना है। तो जो भाषण के उनके पॉइंट्स थे कि कोई ये जो रैली है जिनका आप जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर, ये कोई वोट का अधिकार, बिहार का अधिकार, ये कोई रैली नहीं है। ये रैली है कि कैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको वोट दिलवाना, उनको भारत बिहार के युवाओं का जो हक है, नौकरी का हो या तमाम चीजों का, वो हक बांटना जो घुसपैठियों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक लाइन एंड लेंथ तैयार करके अमित शाह ने आज के इस दौरे में कार्यकर्ताओं को दी है कि आपको क्या घर घर तक पहुंचाना है, आपको प्रचार क्या करना है, और ये भी कह दिया कि आपके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, आप ही मालिक हैं। तो ये अक्सर वो क्षण आता है जब कार्यकर्ताओं से जनता के संवाद से पहले जो आला कमान है, जो संगठन के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जाके बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप ये है कि कैसे मोबिलाइज करना। दूसरी बात है मगध और शाहबाद, जहां पर अमित शाह गए, बेगूसराय भी जाएंगे। यहाँ पर 22 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 4 है। दूसरा, मगध की बात कर ले, 51 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास केवल 10 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा स्टेप, एक जो हमारी ऑलरेडी सीट्स हैं उन पर काम करना। दूसरा स्टेप है कि जो सीटें हमारे पास नहीं है उस पर कैसे काम करना है, क्योंकि आपको अगर अपनी जीत का दायरा बढ़ाना है, आंकड़े बढ़ाने हैं, और कई बार है ना इस तरह की स्थितियां होती हैं कि ऑलरेडी आप जिन पर जीते हुए होते हो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है और आप चुनाव नहीं जीत पाते। तो आपको ये भी देखना होता है कि कौन सी वो सीटें हैं जहां पे मार्जिन कम था, वहां जीत सकते हैं। कन्वर्टेबल सीट्स कौन सी हैं कि कांग्रेस की, अदर्स की या आरजेडी की सीट को कैसे आप ला सकते हैं। तो ये जो दौरा है, ये जहां पर जा रहे हैं वो बहुत बीजेपी के लिए अच्छी सिचुएशन वाला नहीं है, पर वहां से ये आगाज करना ये अपने आप को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से किस तरीके से और सीटों को बढ़ाने की तैयारी। अब तीसरी बड़ी बात है कि हर वो बात अमित शाह ने कही। अगर 4 बड़ी बातों का जिक्र कर लें कि क्या थी, तो आप देखिए कि राहुल की यात्रा वोट बचाओ नहीं थी, घुसपैठियों को बचाने की थी, घुसपैठी बचाओ यात्रा थी। दूसरी बड़ी बात है, लालू यादव बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप नैरेटिव देखिए, और इसी का क्योंकि मैं आऊंगी आरजेडी और कांग्रेस पे भी, इसके बाद लालू राबड़ी बिहार के विकास के लिए खतरा है। जैसे अमित शाह ने कहा कि जेल से भी छूट के आते हैं तो हाथी पर आते हैं। ये नैरेटिव बनाने कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता जब अपने जनता के साथ बैठ के थड़ी पर चाय पियेंगे तो ये सब बताएंगे कि आपके बिहार को क्या मिलेगा अगर आरजेडी या कांग्रेस आती है तो ये कहीं बोलते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया गया। 2/3 से ज्यादा, अच्छा ये भी कहा गया कि यहाँ हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आए, 2/3 से ज्यादा। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दे दो, कार्यकर्ता इमोशनल भी होता है, मोटिवेटेड भी होता है, और कहता है कि अगर अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फलाना नंबर आना चाहिए तो हम उतना ला देंगे। इसलिए नंबर का जो आंकड़ा है वो बढ़ा दिया है, जीत का जो फासला है वो बढ़ा दिया है। ये कहा गया है कि आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आना है। ऐसा नहीं कि आप बॉर्डर मार्जिन से बस सरकार बन गई और खुश हो गए। तो ये एक बड़ा बात है कि 2/3 से ज्यादा। तीसरा, आरजेडी के घोटाले के बाद आरजेडी घोटालेबाज पार्टी है, तो ना वो आपको बिजली दे पाएगी, ना वो नौकरी दे पाएगी, बल्कि लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र किया, तमाम वो बातें कही गई। तो नैरेटिव सेट किया गया। अब आपने बात कही आरजेडी और कांग्रेस। देखिए इस पूरे मसले में, क्योंकि यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, और जिसको हमने देखा कि हम लोकसभा के जब लोकसभा चल रही थी, पार्लियामेंट चल रही थी, तो हम अक्सर ये कहते थे कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में, या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा कि एकजुटता
कैसे है, बिहार का लिटमस टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो एकजुटता है वो टेस्ट होगी जब टिकट वितरण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो वहीं इस बार कांग्रेस भी ये तैयारी कर चुकी है। हम कांग्रेस के जब बिहार के नेताओं से मिलते हैं, प्रभारी से मिलते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हम 70 सीटों पे लड़े थे पिछली बार और 70 सीटों पे तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति है, यहां तक कि ये भी माना गया है कि उन्होंने 15 सीटें ऐसी मांगी हैं जो आरजेडी के पास, आरजेडी की सीट को भी मांग की जा रही है एक्सचेंज पे कि हम 70 पे लड़ेंगे और ऐसी एक 15 सीटें हैं जिस पर आप लड़ी और आपकी 15 सीटें हैं जिस पर हम लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति अब इसको लेकर, अब जैसे राहुल गांधी और आपने तेजस्वी यादव को बाइक पर देखा, एक अलग नैरेटिव देखा कि दो लड़के हैं साथ में जा रहे हैं, एक युवा एक आइकन वाली आपने अपना करिश्मा राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा, तो वहां के कार्यकर्ताओं में ये मैसेज है कि भाई तेजस्वी इनसिक्योर हो गए हैं, तेजस्वी राहुल के साथ नहीं निकलना चाहते। जाहिर तौर पर चुनाव के वितरण तक ऐसी कई बातें आएंगी और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद करके चुनाव लेना चाहती है। और यहां तक कि ये तक भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड जो अभी नया कानून आया है वो सीधा सीधा हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन हड़पने का कानून है। तो अगर ये सरकार आएगी तो आप सोच लीजिए क्या होगा। तो पोलराइजेशन शुरू हो चुका है और ना सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी के भी, जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करती, मंच पर नहीं दिखती, पर कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य की बात करके ऐसे कई कॉन्क्लेव्स वहां पर कर रहे हैं। तो लपोलुबाब ये है कि चुनाव अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। वोट चोरी को लेकर आज राहुल की जो प्रेस वार्ता हुई है, उसका बिहार में जमीनी इफेक्ट उतना हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं एक सेक्टर है जो राहुल गांधी को सुनना शुरू हो गया है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कि अमित शाह ने उन जगहों की जहां पर बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहां की कमान अपने हाथों में ले ली। अदिति, जब राहुल का माफ कीजिएगा, जब लालू यादव का कार्यकाल था तो उस समय लालू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, भूरा बाल हटाओ, यानी जो सवर्ण है उनका जिक्र करते हुए, उसमें भूमियार थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे और बनिए थे, उनको हटाने की बात वो कह करके जो है एजेंडा फिक्स करते थे, जो बिहार में उनका उसका सिक्का चला भी। अब इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए अब ये कहा जा रहा है कि भूरा बाल आएगा और जो बटोगे और तो कटोगे का जो नारा है उसको भी सक्रिय करने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। लेकिन जिस राज्य में कास्टिज्म इतना ज्यादा है, जिसमें कास्ट के आधार पर ही वोटिंग होती है, वहां बटोगे तो कटोगे का नारा कितना क्या हिट हो पाएगा? जो तस्वीरें हमने बाकी राज्यों में देखी है, क्या वहां उसके समीकरण बनते हुए लगते हैं? यार, जितना मैं शिखा पटना या बिहार के अलग अलग जगहों से समझ पाई हूँ चीजों को, अभी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो पलायन और बेरोजगारी ही, ना वोट चोरी है ना कोई और मुद्दा है। लेकिन ये भी सच है, जब चुनाव करीब आएगा, जब वोट डालने की तारीख आएगी, तो सब जातियों में बढ़ जाएंगे। जिस दिन नेता अनाउंस हो जाते हैं ना, जिस दिन टिकट वितरण हो जाते हैं, उस दिन जातियों में सब बढ़ जाते हैं। आज आप जाएंगे ना, लोगों के कुछ सेक्शंस हैं जहां पर लोग परेशान है कि हमको बहुत समय लग गया वो 10 कागज इकट्ठे करने में, और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट चोरी का कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सब लोग एक बात कह रहे हैं कि मेरा बिहार तब भी वही था और आज भी यही है। अंततः लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा भविष्य ना देख पाना, और उसके चलते हमारे बच्चों का पलायन हो चुका है या होने वाला है। तो असल मुद्दा पलायन बेरोजगारी ही है। लेकिन होता क्या है, आपने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी कई मुद्दे थे। किसान का मुद्दा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसानों का मुद्दा आज भी है। सरकार बनने के बाद भी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान मर गए हैं। लेकिन उस वक्त क्या बात हुई जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि बटोगे तो बटोगे, वहां पे भी महिलाओं ने अलग वोट किया, एससी ने अलग वोट किया, और ये सब तमाम चीजें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हुआ और ये जमकर भारतीय जनता पार्टी जीत हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े फैक्टर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी पहला, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है और देश भी जानता है कि मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है, महिलाएं वोट करती हैं, और वोट जो फर्स्ट टाइम वोटर है। अब यहाँ पर एक और लिटमस टेस्ट होगा कि इस बार के फर्स्ट टाइम वोटर राहुल गांधी की तरफ जाते हैं या नरेंद्र मोदी की तरफ आते हैं। अक्सर यही ग्राफ रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं।
दूसरी बात है कि बार बार ये बात बताना कि अगर आरजेडी आएगी, जैसा आप उसकी बात कर रहे हैं कि आरजेडी अगर आएगी तो कैसी स्थिति होगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी जमीनें हड़प ली जाएंगी। फिर साथ में आता है विकास की बात, और अंत में जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि वो अंडर द कार्पेट अलग अलग सेक्शंस में बिहार को 6 तरीके से डिवाइड करने के बाद अपने जो बड़े नेता हैं उनसे पंचायत बिठाएगी, और वहां पर किसी एक विधानसभा या किसी एक जो पूरे 6 विधानसभाओं का जो क्लस्टर है उसमें कौन सा वोट जो जाति के हिसाब से हावी है, वहां पर रात को पंचायत बैठाना कि जिस तरीके जो 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 एग्जैक्ट जो मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, कैसी वोट बैंक जो छिटक गया था 2024 में, वो 2025 में वापस लौट कर आ गया। तो वो वोट बैंक को अंदरूनी खाती होगा कि आप हम आएंगे तो आपके साथ क्या होगा, उनको कैसे बांध के रखना है। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चुनाव जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसको विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे कि हम इतनी फैक्ट्री डलवाएंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं को जैसे अभी नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल कर दिया, तमाम बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन अंततः ये चुनाव जो है जिसका आप जिक्र कर रही है जाति पर बटेगा, चाहे वो आरजेडी हो, पोलराइज भी होगा, और फिर अल्टीमेटली ये चुनाव जाति और पोलराइजेशन यानी जाति और धर्म पर होकर जिसकी भी जीत होती है, और जिसके लिए दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एड ऑन विकास का जिक्र करती रहेगी, और जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होंगे नरेंद्र मोदी और बड़ी योजनाओं का भी घोषणा करते रहेंगे सरकारी, जिससे कि ये मैसेज दिया जा सके कि हम आएंगे तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। पर एक जनता से जुड़ा मुद्दा अभी भी पलायन और बेरोजगारी की। अदिति, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस समय कोशिशें कर रही है, कहा जा रहा है कि बिहार में 50% जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। बीजेपी ने नाम जो है अलग अलग विधानसभा से मंगवा भी लिया है। बीजेपी वहां पर कौन से वो की पॉइंट्स है जिसको लेकर के काम कर रही है? और सीइंग द सिचुएशन कि जेडीयू के साथ अलायंस है, बाकी भी जो दल हैं जो एक साथ होकर के एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भूमिका क्या होगी, और जो विधायकों को जिस तरीके से केटर इस समय बीजेपी कर रही है, क्या वो नॉर्म्स है? क्या ये वही नॉर्म्स है जो राजस्थान में अप्लाई हुए? क्या ये वही नॉर्म्स है जो गुजरात में अप्लाई होते हैं, या फिर ये वही नॉर्म्स है जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी लेकर के आती है, या बिहार में कुछ हटकर करने की तैयारी बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले तो हर जगह का फीडबैक लिया गया है, और ये आप मान के चलिए कि जहां पर एंटी इंकम्बेंसी ज्यादा है वहां के टिकट कटेगी ही कटेगी। जाति समीकरण का ध्यान रखा जाएगा कि किस इलाके में कौन सी जाति ज्यादा प्रभावी है, उनके मुखियाओं से या उनके इंटेलेक्चुअल लोगों से या उनके वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके टिकट वितरण किया जाएगा, जिससे वो समाज जब वोट करने जाए तो इस बात का खासा ध्यान रखे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी में आप ये देखेंगे कि बहुत सारे टिकट कटते हुए नजर आएंगे आपको, और इसके साथ साथ देखिए कि पूरा सर्वे हो रहा है। लेकिन बात जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की है तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में इस बार लड़ रही है। पिछली बार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बीच में चिराग पासवान और नीतीश कुमार को समझ आ गया था कि बीजेपी के इशारों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं और मेरा वोट काटा है। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति नहीं है। इस बार के बॉडी लैंग्वेज में आज देखिए, जब नीतीश कुमार ने अमित शाह को जिस तरीके से पटका पहनाया, बंद कमरे में 30 मिनट बैठक हुई, टिकट वितरण पर भी चर्चा हुई, तो नीतीश कुमार और अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें फर्क नजर आ रहा था। अमित शाह वैसे ही जैसे मातोश्री गए थे महाराष्ट्र में, और मातोश्री जाकर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर आपसे मांगने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ, ठीक वैसे ही यहाँ पर उन्होंने भाई की भूमिका में। और इस बार आप तय मानिए कि 100 सीटों पर, हमें पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जेडीयू और अमित शाह बीजेपी बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, पर कम से कम बराबर की सीटों पर तो लड़ेगी ही लड़ेगी। जी ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो है तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है।